Good evening, ladies and gentlemen. 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग 2022 में ढेर सारे अमेंडमेंट्स आए थे और साथ ही आया था नया जीएसटीआर 3B का लेटेस्ट फॉर्मेट जो सीबीआईसी ने सारे के सारे टैक्स पेयर्स के ऊपर एनफोर्स किया, वहां पे पुटअप किया और आपको रिपोर्टिंग उन्होंने बोला करनी होगी नए 3B के फॉर्मेट में। सो ये वीडियो हम टोटल 10 मिनट में रिकॉर्ड करने वाले हैं जिसमें हम ये जानेंगे सिंपलेस्ट अप्रोच क्या है, सिंपलेस्ट अप्रोच क्या है फाइल करने की नया फॉर्मेट 3B का, जो कि इस मंथ से, हालांकि लॉ में चेंजेस पहले ही हो गए थे जब मीटिंग कंक्लूड हुई थी, उसके बाद जो अमेंडमेंट्स आए थे हाल, लेकिन जो जीएसटी पोर्टल है उसमें करंट मंथ से ये चेंजेस एप्लीकेबल हैं जो सर्कुलर 170 बोलता है। सो हम इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपको 2 दिन में 3B फाइल करना है कैसे आप बनाए। सो मैं स्वागत करता हूं सीए मन्नू कासलीवाल का गुवाहाटी से इस शॉर्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, अगर हम 3B के मेजर चेंजेस देखें तो केवल टेबल 4 यानी कि एलिजिबल आईटीसी में मेजर चेंजेस किए गए हैं, जहां पे आपकी स्क्रीन में पहले एंड बाद का बिफोर आफ्टर कंपैरिजन आपके स्क्रीन में अवेलेबल है। आप ध्यान से देखिएगा। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इनवर्ट सप्लाई, रिवर्स चार्ज एंड आईएसडी, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है। यहां तक कि ऑल अदर आईटीसी का कॉलम भी एज इट इज, आपको रो भी एज इट इज वहां पे दिखती है। सो अगर मैं देखूं टेबल 4 में कोई भी मेजर चेंज यहाँ पे नहीं दिखता नजर आ रहा है। लेकिन जब आप आईटीसी रिवर्स यानी कि 4B2 के चेंजेस को देखते हैं तो वहां पे 4B1 में लिखा होता है कि एज पर रूल्स 42-43 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। लेकिन जब आप नए फॉर्मेट में देखते हैं तो यहाँ पे वर्डिंग्स नजर आती हैं रूल 38, 42, 43 और सेक्शन 17(5) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 17(5) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। फिर नीचे जो कॉलम आता है अदर्स और नेट आईटीसी का, वो सेम टू सेम कॉलम है, वहां पे कोई चेंज नहीं किए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट 4A यानी कि एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल माइनस रिवर्स्ड, नेट जो होगा वो आपके क्रेडिट लेजर में पहले भी जाता था, वो अभी भी जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लास्ट जो इनएलिजिबल आईटीसी का डिस्क्लोजर कॉलम था, हम वहां पे 17(5) देखते थे, जो अब ऊपर 4B1 में आ गया है। वहां पे इनएलिजिबल आईटीसी 17(5) का डिस्क्लोजर होता था जिसका क्रेडिट लेजर में कोई लिंकेज नहीं था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट सिनेरियो में 17(5) को ये 4B1 में ले गए हैं, यानी कि जो आपका फूड का क्रेडिट, इंश्योरेंस का क्रेडिट और वेरियस इनएलिजिबल आईटीसी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट, अब आपको आईटीसी रिवर्स्ड 4B1 में दिखाना पड़ेगा जिसका क्रेडिट लेजर में लिंक होगा, क्योंकि नेट आईटीसी उससे कंप्यूट होगी। तो सर यहाँ पे डिस्क्लोजर वाले कॉलम के बाजू में उन्होंने क्या डाला, अदर डिटेल्स में उन्होंने बोला है आईटीसी रिक्लेम्ड व्हिच वाज रिवर्स्ड अर्लियर अंडर 4B2। ये क्या एनोमली लेके आए सर, जो अदर्स कैटेगरी में आपने रिवर्सल किया उसमें से अगर आप कुछ अगले महीने रिक्लेम करते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाना है। और इनएलिजिबल आईटीसी 16(4) वाला और जो रॉन्ग प्लेस ऑफ सप्लाई वाला होटल वगैरह का क्रेडिट जो दूसरे स्टेट में है वो आपको 4D2 में दिखाना है। सर ये तो बड़ा कंफ्यूजन है, 2 दिन में 3B भरना है, कैसे करें? सर द पॉइंट इज, इन्होंने जो सर्कुलर 170 निकाला है उसमें उन्होंने पूरा आपको सिनेरियो बताया है कि किस तरीके से रिपोर्टिंग होनी है। उन्होंने बोला आपका जो जीएसटीआर 2B मंथ ऑन मंथ 14th को जनरेट होगा, वो 2B आप डाउनलोड करिए। उस 2B में जो फिगर आएगी वो ऑटो पॉपुलेट होगी आपकी ऑल अदर आईटीसी में। ध्यान दीजिएगा, मैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विस, आईएसडी, रिवर्स चार्ज वाली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ 4A5 के बारे में जहां पे मैचिंग रिक्वायरमेंट आती है। सो उन्होंने बोला आप 2B डाउनलोड करिए। 2B की जो फिगर है वो आपकी ऑल अदर आईटीसी में ऑटो पॉपुलेटेड आएगी और उसमें केवल 2 चीजें नहीं आएगी। कौन सी? 16(4) वाली और रॉन्ग प्लेस ऑफ सप्लाई वाली, और वो सीधा का सीधा नीचे 4D2 में ऑटो पॉपुलेट होगी जो कि अगेन डिस्क्लोजर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2B में तो मेरी इनएलिजिबल क्रेडिट्स भी होंगी, 2B में तो मेरी और भी चीजें होंगी जिसका क्रेडिट मुझे नहीं लेना, मुझे रिवर्स करना हो सकता है, मैंने गुड्स रिसीव नहीं किया, हो सकता है मैंने पेमेंट नहीं किया, मेरे सप्लायर ने पेमेंट नहीं किया, बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। उन्होंने बोला सर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मैंडेटरी ऑल अदर आईटीसी में 2B में जितना दिख रहा है उतना तो दिखाना ही पड़ेगा, ये उन्होंने सर्कुलर में लिखा। फिर उन्होंने बोला सर इसमें से जो 38 का यानी कि एनबीएफसी वाले जो 50% रिवर्स करते हैं, 42, 43 का जो रिवर्सल है और जो आपका इनएलिजिबल क्रेडिट का रिवर्सल है, जैसे कि फूड, इंश्योरेंस और भी जो ब्यूटी ट्रीटमेंट और ये सारी जो सर्विसेज होती है, कार का इंश्योरेंस, कार की रिपेयरिंग, ये सारी क्रेडिट को आप छांट लो।
छांटने के बाद आप उसको परमानेंट, ध्यान दीजिएगा वर्ड यूज करो परमानेंट, 4B1 में परमानेंटली रिवर्स करो। परमानेंट रिवर्स मतलब जो बाद में रिक्लेम नहीं किया जा सकता। और उसके अलावा 2B में जो दिख रहा है, लेकिन 2B में जो दिख रहा है पर वो आपको लगता है कि अब बाद में एलिजिबल हो जाएगा, गुड्स बाद में रिसीव हो गए, सर्विसेज बाद में रिसीव हो गई, पेमेंट बाद में हो गया, आप उसको टेम्पररी रिवर्स करो अदर्स कैटेगरी में। तो आपका 180 डेज में वेंडर को पेमेंट नहीं हुआ, आप टेम्पररी रिवर्स करो अदर्स में। ध्यान दीजिएगा जो टेम्पररी रिवर्स आप कर रहे हैं वो आप नेक्स्ट मंथ में जाके लेने वाले हैं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट मंथ में जाके लेंगे, आप नीचे 4D1 में आईटीसी रिक्लेम्ड में उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। ओवर टू मन्नू भाई फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू भावेश। तो अब जैसे भावेश ने बताया कि अब जो कॉन्सेप्ट है नया डिस्क्लोजर 3B के लिए, वो बस ऐसा सा है कि पहले हम बुक से अपना नेट आईटीसी डायरेक्टली 4A5 में डाल देते थे, कोई भी अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। टेबल्स दिए गए थे, पर जो प्रैक्टिस अडॉप्ट कर रही थी मोस्टली सब कि हम उसको नेट करके जो हमारे बुक से मैच कर रहा है हम उसको डिस्क्लोज कर देते। बट अब जो नया डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट आया है सर्कुलर 170, वो ये बोलता है कि आपको सारा का सारा क्रेडिट 2B के अंदर जो आएगा वो ऑटोमेटिकली ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा 4A5 में, और उसको बेस रखते हुए आपको रिकंसिलेशन करते हुए आपको डिस्क्लोज करना है। तो अब डिस्क्लोजर के लिए उन्होंने दो फॉर्मेट बताए हैं। एक फॉर्मेट है कि आप परमानेंट रिवर्सल दिखाओ, एक फॉर्मेट है कि आप टेम्परेरी रिवर्सल दिखाओ। ये रिवर्सल जो वर्ड है, ये रिवर्सल जो आप रिकंसिलेशन करोगे 2B के अंदर, उसके अंदर से निकल के आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए आपके 2B में दिख रहे हैं, तो क्या पता एक मंथ के अंदर आपके 80 रुपए क्रेडिट में रहेंगे और 20 रुपीज का रिवर्सल होगा। उसमें से 10 रुपए परमानेंट हो सकते हैं, 10 रुपए टेम्पररी हो सकते हैं। तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो कॉमन है, जो हर टैक्स पेयर के कंडीशंस में आएंगे। तो हम कॉमन सिनेरियोज डिस्कस करते हैं, और जो उसके फर्दर सिनेरियोज हैं हमारे डॉक्यूमेंट शेयर किए गए हैं, वो आपको लिंक में मिल जाएंगे, उससे आप देख सकते हैं। देयर आर 65 सिनेरियोज व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इलैबोरेटली। तो फर्स्ट कॉमन सिनेरियो है 17.5। 17.5 क्या होता है, जो भावेश ने बताया, जो 17.5 की लिस्ट है, इंश्योरेंस, फूड बेवरेजेस, कंस्ट्रक्शन क्रेडिट, तो वो आपका परमानेंट रिवर्सल है। परमानेंट रिवर्सल क्यों सर? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं इसको वापस रिक्लेम नहीं करूंगा, ये मेरा कोई कंडीशनल क्रेडिट नहीं है, ये मेरा कभी भी मिलने वाला अनकंडीशनल क्रेडिट है। तो इसका मतलब है कि कोई भी कंडीशन से मुझे इसको रिक्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए परमानेंट रिवर्सल है। यही बेस को लेते हुए हमें आगे भी देखना है रिवर्सल ऑफ आईटीसी एज पर 42-43। अब 42-43 के लिए जब रिवर्स करते हो, ऑब्वियसली आप उसको रिक्लेम तो नहीं करोगे, पर यहाँ पर वर्ड जो परमानेंट यूज किया जा रहा है, क्या पता वो परमानेंट सही नहीं है, क्योंकि आप ईयर एंड में जाकर उसको वापस से चेक करते हो कि भाई वापस से कुछ लेना है, रीअवेल करना है या और रिवर्स करना है। बट इसको एक परमानेंट एनालॉजी के अंदर माना गया है। ये दो परमानेंट आपका कॉमन परमानेंट रिवर्सल्स होगा। और एक रिवर्सल एक और है इनकरेक्टली डिस्क्लोजिंग जीएसटीआर टू बी दैट इज पर्टेनिंग टू अदर जीएसटीएन। तो कभी कभार क्या होता है कि आपके जीएसटीएन में गलती से कोई क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो क्या पता आपका खर्चा था ही नहीं। आपको पता है कि आपने जीएसटीआर टू बी रिकंसिलेशन किया बुक से, आपको पता है कि इस महीने ऐसा कोई इनवॉइस मेरे को आना ही नहीं था, ये जो पार्टी वेंडर है वो मेरा है ही नहीं, तो उनको भी आप उसी समय डिस्क्लोजर कैटेगरी में डालते हुए परमानेंट डिस्क्लोज कर दो, क्योंकि वो आप कभी भी रिक्लेम नहीं करोगे। ये जो डिसीजन है कि भाई परमानेंट होना चाहिए या टेम्पररी होना चाहिए, ये काफी मुश्किल डिसीजन है। डिपार्टमेंट या सीबीआईसी हमसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि हम ये 2 या 3 दिन में कर ले, बट मेरे सजेशन से ये हैबिट में आएगा, धीरे धीरे आएगा। और ऑब्वियसली फर्स्ट 2-3 मंथ्स या 6 मंथ्स को डिपार्टमेंट या सीबीआईसी को इसको बहुत सॉफ्ट तरीके से देखना चाहिए। हाउएवर स्क्रूटनी, जो ऑटोमेटिक स्क्रूटनी होती है, उसका कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो परमानेंट रिवर्सल में वो कैटेगरी ऑफ रिवर्सल्स आएंगे जिसको आप वापस कभी रिक्लेम नहीं करोगे। सर टेम्परेरी रिवर्सल में क्या हो सकता है? टेम्परेरी रिवर्सल वो रिवर्सल्स होते हैं जिसके लिए आप फिलहाल एलिजिबल नहीं हो, दैट इज इन द करेंट मंथ आप एलिजिबल नहीं हो, जिस महीने आप 3B फाइल कर रहे हो, जिस महीने की 3B फाइल कर रहे हो, माइंड यू। However, with any change in conditions, it will be eligible for you in the subsequent months. So what are those examples? ITC which are not accounted in the current month. इसका मतलब क्या हुआ? आपके current month में 2B में तो आ रहा है, but आपके पास में क्या पता इस महीने में इनवॉइस नहीं आया, क्या पता गुड्स रिसीव नहीं हुए, या कोई भी एलिजिबिलिटी कंडीशन आपका 16.2 का एलिजिबल नहीं हुआ या फुलफिल नहीं हुआ। गुड्स इन ट्रांजिट बहुत कॉमन एग्जांपल है इसके लिए।
इनवॉइस वाइज डिटेल्स विच आर इनकरेक्ट इन 2B एंड रिक्वायर्स अमेंडमेंट। कभी कभार क्या होता है कि इनवॉइस 100 रुपए का होता है, आपके पास में इनवॉइस 100 रुपए का है, 2B में वो 110 का दिख रहा है या 80 रुपए का दिख रहा है, तो आपको पता है कि ये रॉन्ग डिटेल है जो 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप उसको कभी कभार वेंडर को फोन करके या वेंडर को कांटेक्ट करके आप बोलते हो कि भाई इसको चेंज करो, अमेंड करो, तभी मैं लूंगा। तो आप उस परमानेंट चीज को नहीं करते हुए आपने टेम्पररीली इसको डिसाइड किया है कि आप इसको रिवर्स करके रिक्लेम करोगे इन द नेक्स्ट मंथ। सब्सिक्वेंटली कोई भी कंडीशन जो हमने बताया 16 के अंदर फुलफिल नहीं होती, गुड्स इन ट्रांजिट, इनवॉइस आपका रिसीव नहीं हुआ, आपके हाथ में इनवॉइस नहीं है, या कोई भी तरह के कंडीशंस हो सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट सिनेरियो है जहां पर आप 180 डेज का पेमेंट मिस आउट कर जाते हो रूल 37 के लिए, जहां पर आप पेमेंट जब वापस करोगे तो आप रिक्लेम कर सकते हो। तो फिलहाल जब आपका 180 डेज क्रॉस हो गया तो आपको उसको टेम्पररी रिवर्सल के अंदर डिस्क्लोज करना है। तो ये जो बहुत ही बारीकी का मैं बोलूंगा डिसीजन मेकिंग है बिटवीन परमानेंट रिवर्सल एंड टेम्पररी रिवर्सल। बट एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट खड़ा होता है, और ये भावेश को भी मैं पूछना चाहूंगा कि भाई अगर मैंने परमानेंट रिवर्सल में एक बार दिखा दिया तो क्या मैं जिंदगी भर उसको वापस से रिक्लेम नहीं कर सकता? क्या डिपार्टमेंट उसको यही मान के चलेगी कि भाई ये 2B, अगर आपका साल भर का 2B 1 करोड़ है और अगर आपने परमानेंट रिवर्सल में मान लीजिए 10 लाख रुपए दिखाया है, तो आपको तो 90 लाख रुपए ही एलिजिबल होंगे। गलती से कोई भी मिस्टेक अगर आपके अकाउंटेंट से, आपके कोई भी टैक्स टीम से हो गई तो वो क्या कभी भी रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा इन द आइज ऑफ लॉ? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हमें आगे जाकर देखना है कि ये जुडिशरी कैसे इसको देखती है। लास्ट एक सिनेरियो है जहां पर सीबीआईसी या मैं बोलूंगा जीएसटीएन दोनों ही कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है या कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है कि क्रेडिट नोट सर क्या होगा। कोई क्रेडिट नोट आज के डेट पे आपका इस टेबल पे रिफ्लेक्ट होता है जो है 4B2, जो अदर्स कैटेगरी है 4B2 में रिफ्लेक्ट होता है। हमारा ये मानना है कि वो आगे जाके भी 4B2 में रिफ्लेक्ट होगा अगर जीएसटीएन ने अपना अपडेशन नहीं किया। हाउएवर मार्केट में दो एनालॉजी यहाँ पर आ रही है। पहला एनालॉजी ये है कि सर आप 4B2 में ही इसको रहने दीजिए, आप कुछ चेंज मत कीजिए ताकि आपका नेट इंपैक्ट सेम रहे, 4B2 में कोई चेंजेस नहीं करना। सेकेंड एनालॉजी ये भी बोलता है कि सर 4B2 में आप उसको मैनुअली एडिट करके 0 कर दो और आप अपना ग्रॉस आईटीसी जो है, जो ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑटो पॉपुलेट हो रहा है 4A5 के अंदर, उसमें से क्रेडिट नोट आप ऑटोमेटिकली माइनस कर दो। क्योंकि क्रेडिट नोट तो आपका ऐसे भी कोई टेम्पररी या परमानेंट कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो आपका एंट्री है, अकाउंटिंग एंट्री एज गुड एज इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब आप क्रेडिट प्लस करते हो, क्रेडिट नोट का मतलब क्रेडिट माइनस करते हो। तो इसके अंदर परमानेंट टेम्पररी की कोई भी डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दो एनालॉजीज मार्केट में है, क्या पता भावेश इसके ऊपर और हमें डिस्कस करें। भावेश डेफिनेटली मनु भाई, जो आपने बोला कि ये टेम्पररी और परमानेंट रिवर्सल कैसे टैक्स पेयर्स को इम्पैक्ट करेंगे, सुनने में और समझने में तो ये आ रहा है कि जो परमानेंट रिवर्सल है वो एक बार अगर एसएससी ने परमानेंट बोल दिया तो उसके लिए बाद में क्लेम करना बहुत डिफिकल्ट होगा। हालांकि प्री जीएसटी के जुडिशियल प्रेसिडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि एक बार आपने क्रेडिट लेके रिवर्स कर दिया, देन यू कैन सब्सिक्वेंटली अवेल दैट क्रेडिट, यू कैन री अवेल द क्रेडिट, और उसमें टाइम बाउंडेशन भी नहीं लगता। सो ये जो एनालॉजी परमानेंट की जो सर्कुलर दे रहा है, इसकी कोई लीगल लॉ में अभी तक उन्होंने वैसे चेंजेस नहीं करे हैं सिवाय फॉर्मेट के। सो ये डेफिनेटली एक लिटिगेटिव इशू रहेगा। एज फार एज क्रेडिट नोट इज कंसर्न, मैं नेक्स्ट स्लाइड के बाद एक बार लेना चाहूंगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर फोन जो आ रहे हैं वो एक ही बात पूछते हैं कि सर करना क्या है, अब बताओ हाउ टू डू, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं बोलूं ये जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है उतना लगता जितना है उतना ये है नहीं। सिंपल प्रोसेस मन्नू भाई ने मैंने चॉक डाउन किया है 5 स्टेप्स में, जिसमें सबसे पहले हमको अपना जीएसटीआर 2B डाउनलोड करना है जो कि 14th को जनरेट होता है। एक तरफ मेरा जीएसटीआर 2B जिसमें तमाम इनवॉइसेस आ रहे हैं, चाहे वो मेरा क्रेडिट एलिजिबल हो, चाहे वो मेरा क्रेडिट इनएलिजिबल हो, चाहे मेरे गुड्स रिसीव हो गए हो, चाहे मेरी फिजिकल इनवॉइस रिसीव नहीं हुई हो, चाहे पेमेंट हो, हर तरह के सिनेरियो मेरे 2B में 1000 इनवॉइसेस आ गए। मेरे आईटीसी रजिस्टर में 800 इनवॉइसेस हैं आज की डेट में, 1000 इनवॉइसेस 2B में, आईटीसी रजिस्टर में 800 इनवॉइसेस। मैंने दोनों की करा दी मैचिंग। सर मैचिंग कराने के बाद क्या होगा, केवल 3 सिनेरियो मैचिंग कराने के बाद, मैचिंग अच्छे से कराने के बाद लाइन आइटम लेवल पे केवल 3 सिनेरियो सामने आएंगे। बुक्स ओनली, जो मेरी किताबों में है पर 2B में नहीं है, बिल्कुल हो सकता है आपके वेंडर्स ने रिटर्न नहीं फाइल करा, आपकी रजिस्टर में तो दिख रहा है लेकिन वेंडर्स रिटर्न फाइल नहीं करा। बुक्स ओनली कैटेगरी 1।
दूसरा कैटेगरी टू बी ओनली, सर मैंने बोला 800 मेरी उसमें है, टू बी में मेरी 1000 है, तो 200 तो आउटराइटली दिख रही है जो मेरी किताबों में नहीं है। पॉसिबल है सर, वेंडर ने रिटर्न टाइम पे भर दिया, पर मेरे यहाँ जो इनवॉइसेस हैं वो फिजिकल आते आते 2-3 महीने लग जाते हैं, माल रिसीव होता है तब मैं इनवॉइस की अकाउंटिंग करता हूँ, गुड्स रिसीव होते हैं तब मैं अकाउंटिंग करता हूँ। तो ये मेरी टू बी ओनली की कैटेगरी कि मेरे आईटीसी में रजिस्टर में बिल बुकिंग नहीं हुई है, मेरे टू बी में है। थर्ड कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैच कैटेगरी, परफेक्ट जो मैच हो गई। सर ध्यान देंगे, ये 3 कैटेगरी आइडेंटिफाई करने के बाद आपका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। जो टू बी में मैच कैटेगरी आ गई, जो आपके आईटीसी रजिस्टर से मैच हुआ, उसको आप लीजिए ऑल अदर आईटीसी में। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है सर। उसमें से आप स्क्रूटनी कर लीजिए कि उसमें से कितना मेरा इनएलिजिबल क्रेडिट है जिसमें मैं श्योर शॉट हूं कि मुझे रिवर्स करना ही है। जैसे फूड का कोई क्रेडिट दिखा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का कोई क्रेडिट दिखा, और मैं श्योर शॉट हूं कि मुझे आगे उसमें कोई चेंजेस नहीं करने, मैं उसको आके नीचे परमानेंट रिवर्स करूंगा। ये मैं किसमें से बता रहा हूँ? मैच कैटेगरी वाली में से। केवल मैच कैटेगरी में कॉलम ऐड करके एक्सेल में मैं उसमें से परमानेंट रिवर्सल निकाल लिया, उसको मैं परमानेंट रिवर्सल में दिखा दिया। अब मैं आता हूँ टू बी ओनली वाली कैटेगरी में। सर टू बी ओनली मतलब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो क्रेडिट आया ही नहीं। सर जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो क्रेडिट नहीं आया, मेरे पास नरेशन नहीं है, मेरे पास एक्चुअल बिल नहीं है, हाउ कैन आई आइडेंटिफाई वेदर इज टेम्पररी रिवर्सल और परमानेंट रिवर्सल? तो बुक्स ओनली कैटेगरी को आप पूरा का पूरा 4A में लीजिए, क्योंकि लेना तो मैंडेटरी है, और उसको आप परमानेंटली रिवर्सल कर दीजिए पूरा का पूरा। ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा। बुक्स ओनली कैटेगरी का मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस मंथ में मेरे टू बी में आएगा मैं उस मंथ में उस क्रेडिट को ले लूंगा, केवल मुझे क्यूमुलेटिव ट्रैक मेंटेन करना है। अब मैं गया नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ में मैंने कुछ टू बी ओनली वाली कैटेगरी को टेम्पररी रिवर्सल दिखाया था प्रीवियस मंथ में, मैं उस टू बी ओनली वाली कैटेगरी को भी कैरी फॉरवर्ड करके लाया। उसमें से मैंने देखा कि 70% आइटम्स मेरे बुक्स में आ गए हैं। उन 70% आइटम को मैं रिक्लेम कर लिया, और रिक्लेम करने के बाद जो नीचे 4D1 में डिस्क्लोजर था, रिक्लेम्ड आउट ऑफ टेम्पररी रिवर्सल, वहां में डिस्क्लोज कर दिया। और जितना अमाउंट में रिक्लेम करा उसमें एक बार वापस से स्क्रूटनी कर लिया कि कोई परमानेंट रिवर्सल है कि नहीं, और बैलेंस टू बी ओनली को कैरी फॉरवर्ड करता चला गया, बुक्स ओनली को कैरी फॉरवर्ड करता चला गया। बहुत क्वार्टरली बेसिस पे या सेमी एनुअली बेसिस पे जो मेरा नेट टू बी का बैलेंस बच रहा है, जो मेरे टू बी ओनली के बैलेंस है, उसमें से मैं फर्दर आइडेंटिफाई कर लूं। हो सकता है वो रॉन्ग वेंडर्स ने डाल दी हो, वो मेरी पर्टेन ही नहीं करती हूँ, उसको मैं जाके टेम्पररी रिवर्सल में लेके चला गया। ये मेरा सिंप्लीफाइड प्रोसेस होगा सर, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पेन नहीं लेना। लेकिन इसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं, जैसे क्रेडिट नोट्स। सर क्रेडिट नोट टू बी में हो सकता है पहले आ जाए, बुक्स में बाद में, तो ये प्रोसेस चलता आ रहा है। जब आप क्रेडिट नोट को बुक्स में रिकॉर्ड करते हो तब आप उसका एक्सेप्टेंस देते हो, तो जैसे ही आपने बुक्स में डाला आपको उसको रिवर्स करना है। लेकिन मन्नू भाई ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया, उसको मैं टेम्पररी रिवर्सल में दिखाऊं, परमानेंट रिवर्सल में दिखाऊं, या फिर 4A5 में लेस करके दिखाऊं? सर दोनों साइड की न्यूज है मार्केट में, दोनों साइड की न्यूज है। न्यूज ये भी आ रही है कि जीएसटीएन उसको 4A5 में चेंज कर देगा, न्यूज, लेकिन अभी वो अदर्स कैटेगरी में ऑटो पॉपुलेट हो रहा है। सर दोनों केसेस में आप दोनों अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, कोई इंपैक्ट उसका नहीं है एज सच आपके क्रेडिट अवेलमेंट में। लेकिन जीएसटीआर 9 में जो फिगर आती है वो टेबल 4A से होती है, तो अगर आप उसको बार बार लेके बार बार रिवर्स करते जाएंगे तो वो आपका जीएसटीआर 9 में जो टेबल 6 में ऑटो पॉपुलेट होगा बहुत बढ़ जाएगा। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आप चाहें तो उसको 4A5 में लेस करके ले सकते हैं, ये एक थॉट प्रोसेस है जो आप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी क्लियर आपको रखनी चाहिए कि अप्रोच जैसे ही आपकी बुक्स में क्रेडिट नोट आए आप उसको रिवर्स करते चले गए, क्योंकि मैचिंग अवेलमेंट के लिए है, रिवर्सल के लिए नहीं है। सो ये एक क्रेडिट नोट की अप्रोच है जो फॉलो कर सकते हैं। ओवर टू मनु भाई फॉर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। कुछ कुछ चीजें जो भावेश ने बताई वो काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं 2-3 चीजें उसमें ऐड करना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर अभी तक की जो आदतें हैं हमारी कि हम अपना बुक्स को बुक्स को बेस मानते हुए या बुक्स को राइडर मानते हुए हम आईटीसी का अकाउंटिंग करते हैं, आईटीसी का क्लेम करते हैं। अब उस चीज को चेंज करना है हैबिट को, और अब टू बी को बेस मानना है। अब जब टू बी को हम बेस मानेंगे, जो ऑलरेडी अगर आप देखोगे 4A5 में मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, अब जो 4A5 है वो आपका टू बी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जो भी आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, मैचिंग जो करना है, वो आपको टू बी विथ योर बुक्स करना है। एक चीज जो ध्यान में रखना है कि जो इनएलिजिबल आईटीसी है वो कुछ ऐसी बातें हैं कि मान लीजिए इनएलिजिबल आईटीसी आपका टू बी में दिख तो रहा है कि फूड का इनवॉइस है, पर आपके स्टाफ ने आपको इनवॉइस ही नहीं दिया अभी तक।
ऐसा भी हो सकता है कि वो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पर आपको टू में पता चल रहा है कि अच्छा लास्ट महीने ऐसा ऐसा खर्चा भी हुआ था और स्टाफ का रिम्बर्समेंट का बिल ही नहीं आया, या ऐसा भी हो सकता है कि इंश्योरेंस वाले से बिल नहीं आया। तो आप दो डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आगे जाके आपको ये रिवर्स ही करना, परमानेंट रिवर्सल है, मेरे को बुक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप ये भी कर सकते हो कि डायरेक्टली परमानेंट रिवर्स कर दिया इररेस्पेक्टिव ऑफ बुक्स। बट अगर आप ऐसा करते हो तो हमेशा रिकंसिलिएशन रहेगा आपको बुक्स के साथ में। इसीलिए यहाँ पर जो पॉइंट है वो नोट करने का ये है कि टू बी को अगर अपन बेस मानते हैं, डिसीजन लेते हैं और बुक्स को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि टू बी बेस है डिस्क्लोजर इन 3B के लिए, बुक्स बेस है आपका रिकंसिलिएशन प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जब GSTR 9 फाइल करोगे तो आप 2B के बेसिस में फाइल नहीं करोगे, आप बुक्स के बेसिस में फाइल करोगे। इसीलिए मैं वापस से बोल रहा हूं, जो कंफ्यूजन मार्केट में ये चल रहा है कि 2B को बेस मान के प्लस माइनस करना है, बस इतना सा करना है, ये ऐसा नहीं है। अभी भी बुक्स को ही आपको बेस मानना है। हाउएवर बेस फॉर GSTR 3B डिस्क्लोजर आपका 2B होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट ने अपना एक बहुत ही सेफ एंड सिंपल स्कीम बैठाया है कि जितना 2B में आ रहा है मैं आपको उतना ही दूंगा, आप खुद बता दो कि इसमें आपको कितना मिलना चाहिए। अब अगेन सेल्फ असेसमेंट का ये सेल्फ प्लस सेल्फ असेसमेंट हो गया है। अगेन ये कॉम्प्लेक्स हो गया है अगर मेरी मानो तो, ये कहीं ना कहीं सिंपल टैक्सेशन की तरफ हम नहीं जा रहे। हाउएवर अब लास्ट में जाकर हमारा एक्शन पॉइंट्स क्या होना चाहिए, हमने ये समझ लिया कि भाई 3B। एक चीज मैं पिकअप करना चाहूंगा, वो जो टेबल इन्होंने डिजाइन किया है वो बहुत परफेक्टली ऐसे किया है कि टेबल 4A1 में, वो 4A5 में जो ऑटो पॉपुलेट करेंगे उसमें लेटेस्ट से आप सब्सिक्वेंट मंथ में जाके जितना आपके 2B में दिख रहा है आपने उतना क्रेडिट लिया, प्लस आपने कुछ प्रीवियस मंथ का अदर वाला रिवर्सल है वो आपने लिया, वो दोनों का सम टोटल को वो मैच कराएंगे 2B से और माइनस करेंगे जो नीचे आपने रिक्लेम में दिखाया है, तो वो एग्जैक्ट 2B से मैच होते हुए चलेगा। वो उनका थॉट प्रोसेस है। करेक्ट। इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि ये आप सिनेरियो आपका कुछ भी हो सकता है, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, पर ये जो 4D1 टेबल है ना भावेश, ये 4D1 टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जिस महीने में आपने ये सोच लिया कि मेरे बुक्स में नहीं आया और 2B में है और उसको आपने नेक्स्ट महीना रिक्लेम किया, तो डेफिनेटली 2B वर्सेस 3B का डिफरेंस हर महीने टू महीने कंटिन्यू होता रहेगा। और जब अगर मान लो किसी महीने में आपने क्लेम तो कर दिया और 4D1 में नहीं दिखाया, क्योंकि 4D1 इज नॉट इम्पैक्टिंग योर ECL क्रेडिट लेजर, राइट, 4D1 इज अगेन अ डिस्क्लोजर। और जब हमें ये टेबल मिलता है और जब हमें ये बताया जाता है कि सर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा आपके सेट ऑफ लाइबिलिटी में, कैश पेमेंट में, तो बहुत जन ऐसा करते हैं कि सर डिस्क्लोजर है मैं 9 में करूंगा। अगर आप ये हैबिट भी रखोगे, जैसे पहले रख रहे थे कि पहले हम इनएलिजिबल ITC भरते ही नहीं थे, वो डिस्क्लोजर टेबल था, राइट, उस चीज को हमें बिल्कुल भी हैबिट चेंज करना है। ये 4D1 खाली डिस्क्लोजर नहीं है माइंड यू, ये आपके लिए एक, मतलब मैं बोलूंगा आपके लिए एक संजीवनी वाणी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आपको नोटिस आएगा AS/MT 10 का 2B वर्सेस 3B, तो वो नोटिस में ये देखा जाएगा कि 4D1 में आपने एक्चुअली डिस्क्लोज भी किया है कि नहीं किया, क्योंकि एक तरीके से बताया जाता है कि सर ये मेरा प्रीवियस मंथ का क्रेडिट है जो मैंने रिवर्स किया था, मैंने रिक्लेम किया है, इसको बैलेंसिंग फिगर को हमेशा चेक किया जाएगा। अगर आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू एक्सप्लेन टू द डिपार्टमेंट इन AS/MT 10 नोटिसेस। हाउएवर डोंट एक्चुअली बी स्ट्रेस्ड आउट, ये खाली एक डिस्क्लोजर है। प्रोसीडरल लैप्स को बहुत सॉफ्टली देखा गया है इन जुडिशरी, बिकॉज इट इज नॉट अ सब्सटैंटिव लैप्स, इट इज अ प्रोसीडरल लैप्स। लॉ तो लॉ है जो ये अभी भी बोलता है कि ITC इज योर इंडेफिसिबल राइट, और आपको मिलना ही चाहिए इफ यू आर एलिजिबल एज पर सेक्शन 16 इन द लॉ। करेक्ट। So last but not the least, if I will sum up, yes Bhavesh, with this can we conclude, Manu bhai? Yes, I'll just sum up with 6 basic points which you need to take home. Number 1, base working should be GSTR 2B rather than books. The change of habit, as I said, because 3B disclosure is now with the reconciliation of GSTR 2B. पहले हम बुक्स का अच्छा मतलब जो एलिजिबल क्रेडिट है, नेट क्रेडिट है, वही लेकर डिस्क्लोज कर देते हैं, अब ऐसा नहीं करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप, यू हैव टू मैंडेटरली रिकंसाइल 2B ऑन मंथली बेसिस। ऐसा नहीं हो सकता कि सर जितना है मुझे पता है मैं कम लेके भी खुश हूं, ऐसा कभी नहीं चल सकता। आप ऐसा जब आपने हैबिट किया तब जाकर आपका रिकंसिलेशन कभी भी मेंटेन नहीं हो सकता। थर्ड, अकाउंटिंग फॉर ITC अवेलेबल पहले करते थे, अब पेंडिंग ITC का भी अकाउंटिंग करके रखना है। अगर नहीं करोगे तो नेक्स्ट मंथ आप रिक्लेम कैसे करोगे?
करेक्ट। फोर्थ, इनएलिजिबल आईटीसी, जो खाने का खर्चा है, मान लो आपके स्टाफ कहीं पे खाने गया, कहीं पे होटल पे उसने खर्चा किया, या इंश्योरेंस है, या कोई भी क्रेडिट है जो आप आज के डेट में राइट ऑफ कर रहे थे, राइट ऑफ नहीं करना, उसको भी अकाउंटिंग करके रखना है, क्योंकि उसको डिस्क्लोज करना है आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस के अंदर। फिफ्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स एंड प्रॉपर डिस्क्लोजर। पहले क्या हो रहा था, आपके सीए को या आपके अकाउंटेंट को, और आपको पता होता कि कितना एडजस्टमेंट 3B में हो रहा है, क्योंकि आपका क्या था, नेट इंपैक्ट पॉजिटिव जाना चाहिए। पर वो जो ट्रैकिंग, वो जो एडजस्टमेंट्स हो रहा था, उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं हो रही थी। अभी ट्रैकिंग भी करनी है और उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज भी करना है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्क्लोजर्स ऑफ द एडजस्टमेंट्स इज नाउ इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके जितने भी सिनेरियो है बिजनेस के अंदर, आप उसको ट्रैकिंग करके, एडजस्टमेंट्स डिस्क्लोज करके अगर आप राइट कर भी दोगे, डिपार्टमेंट को समझाना एट द एंड ऑफ द डे विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हर बिजनेस का अपना तरीका, अपना मॉड्यूल, अपना हैबिट होता है। हाई पॉसिबिलिटी ऑफ स्क्रूटनी फ्रॉम डिपार्टमेंट इज देयर। डेफिनेटली डिपार्टमेंट इसको सॉफ्टवेयर अप्रोच देगा फॉर द इनिशियल मंथ, क्योंकि नेशन स्टेज है। क्या पता डिपार्टमेंट को भी ये समझने में 3-4 महीने लग जाए और सर्कुलर्स आते रहे। हाउएवर, वी हैव टू कीप डॉक्यूमेंटेशन फॉर ईच एंड एवरी सिनेरियो, ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट, एंड रिकंसिलिएशन इज मस्ट। So with this, I would like to end this video. I would like to thank Bhavesh, and we actually would like to say best of luck to everybody, क्योंकि ये फर्स्ट मंथ है और काफी डिफिकल्ट होने वाला है, बट with due process, with due time, definitely this will become a habit for every taxpayer. Yes, Bhavesh. Thank you so much. Thank you so much. That's it.